Hello everyone, welcome to Ansarkar. Today we are taking up the new topic of nationalism. We have already taken up how the nationalism as an ideology spread across Europe in 19th century and specific to the Italy and Germany. We will discuss how Italian nationalism helped unification of Italy in 19th century, and later on we will discuss how German nationalism helped unification of Germany, that is Prussian state, in a later part of the 19th century. As we have seen that what was the background behind the Italian unification? The first is basic rise of Napoleon, how the nationalist sentiment spread across Europe through the revolutionary army that marched across Europe in Austria, Spain, even Russia in 1804, 1806, 1890, 1811, 1813, etc. So, Napoleonic ideas regarding the code of conduct, Napoleonic code, that is, and also the life, equality, liberty, and fraternity, as well as important message that was given by the French Revolutionary with regard to education system, etc. It really impacted the European countries. We have seen how the European countries, for example, UK, have transformed in the gradual processes with the initiation of reforms such as Reform Act of 1832, then 35, 36, 67, and after that, how it incorporated the new middle classes as well as the working classes. तो हर एक जगह जो एक इम्पैक्ट था नेशनलिज्म का, इट वाज सीन अक्रॉस यूरोप. कहीं ना कहीं जो फ्रांस का जो आइडियाज था वो भी पर्कुलेट हो रहा था. अमेरिकन आइडियाज वाज आल्सो, it was also seen, it was also followed by certain section of society. For example, अमेरिकन में जो आइडिया था बिल ऑफ राइट्स, हाउ इट सर्व्ड एज एन इंस्पिरेशन फॉर द 1848 रेवोल्यूशनरी. तो 1830 or 1848, which we have discussed in the previous session, 1830 was a very short term limited movement which was against the French emperor. और उसके बाद जो 1848 होता है वो फ्रांस से स्टार्ट होता है, इट परकुलेटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज. तो उसी के बैकग्राउंड में देयर वाज अ राइज ऑफ द नेशनलिज्म विद इन द इटली. तो अब प्रॉब्लम क्या है कि इटली वाज नॉट अ सिंगल कंट्री, इट हैड सेवरल स्टेट्स. किंगडम ऑफ सार्डिना ये यहाँ और एक यहाँ पर हो गया, फिर फ्लोरेंस, किंगडम ऑफ लॉम्बार्डी, वेनेशिया, दे पैपल स्टेट जिसके हेड थे पोप, और किंगडम ऑफ टू सिसिल्स जिसको बर्बन किंग संभालते थे. तो ये जो तीन सिटी हो गए छोटे छोटे, पामरा, मॉडर्ना एक्सेट्रा, लॉम्बार्डी हो गया, टस्कनी हो गया, पैपल स्टेट हो गया, ये अलग अलग स्टेट्स थे विद इन द किंगडम ऑफ इटली. दे हैव they had a strong Italian identity as well as they had a working system which was different with each other. कोई एक तरह से रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स थे, कोई थोड़ा लिबरल थे. फॉर एग्जाम्पल किंगडम ऑफ सार्डिना, ही दे वाज द फर्स्ट टू implement the liberal policies with regarding to the constitution या parliamentary structure etc. तो हर एक स्टेट अलग अलग काम करते थे, लेकिन जो स्टेट्स, इतने सारे स्टेट्स थे, इसमें कोई आउटर स्टेट्स का भी रोल था, आउटर कंट्री का रोल था. फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिया एम्पायर. क्यों था? क्योंकि ऑस्ट्रियन को हमेशा से डर था, दे फियर्ड द राइज ऑफ नेशनलिज्म बिकॉज दे वर ऑल्सो इंक्लूडिंग द बैल्कन स्टेट्स. स्लाविक नेशनलिज्म बढ़ेगा तो उनका एक तरह से डिसइंटीग्रेशन होगा, जो हुआ है 1990s में आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द यूगोस्लाविया. सिमिलरली जो इटालियन स्टेट्स के अंदर में इन्फ्लुएंस था लोम्बार्डी और किंगडम ऑफ लोम्बार्डी और ये सब इलाका में, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्ट्रियन. ये और ये जो स्टेट्स थे किंगडम ऑफ सार्डिना, इट वाज इंडिपेंडेंट, इट हैड ओन आर्मी, स्ट्रॉन्ग स्टेट. किंगडम ऑफ सार्डिना वेरी स्ट्रॉन्ग थे. किंगडम ऑफ सिसिली बर्बन के अंदर में. तो ये बेसिक डिवीजन है. तो सबको क्वेश्चन पूछता था इटली इस जोग्राफी का एक्सप्रेशन कि इट इज मोर देन जोग्राफिकल एक्सप्रेशन. तो इटालियन के पास अपना एक रेनेसा पीरियड के समय में इटालियन का बात करते हैं. फिर
Italian, how it contributed to the thought with regard to the Roman ideas, Greco-Roman ideas in architecture, art, Renaissance, फिर लिटरेचर के अंदर में भी। तो इट वॉज मोर देन अ जोग्राफिकल एक्सप्रेशन, देयर वाज ऑलवेज अ सेंटिमेंट कि इटली का यूनिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल था। राइट फ्रॉम द वी कैन से मैकियावेलियन थॉट कि वो चाहते थे कि इटली यूनिफाई करे, वेनिस में बर्थ दिए थे, लेकिन तब भी वो इटली का यूनिफिकेशन दिक्कत था क्योंकि सबका अपना लोकल कस्टम था, देयर वाज डिवीजन इन पावर, देयर वाज क्लासिफिकेशन, हायरार्की एक्सेट्रा। तो जो कांग्रेस ऑफ वियना बैठता है 1815 में आफ्टर डिफीट ऑफ द नेपोलियन, एंड व्हेन दे डिसाइडेड कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होना चाहिए, न्यू यूरोपियन ऑर्डर कैसा होना चाहिए ऑन द बैलेंस ऑफ पावर, तो दे डिसाइडेड कि जो 1789 का जो मैप होगा उसी तरफ जाना चाहिए। एट द सेम टाइम जो इटली के अंदर में जो यूनिफिकेशन का जो चैलेंजेस आ रहा है, कहीं ना कहीं उसको भी कर्व करना है। तो उसमें सब कर्व करने का जो सबसे बड़ा रोल रहेगा उसको ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर का रोल रहेगा इसमें। तो वी हैव डिस्कस कि पेडमन एंड सार्डिना, इट इट वाज अंडर द इटालियन रूलर, किंगडम ऑफ लॉम्बार्डी और वेनेशिया यहाँ पे टॉप में, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड मोस्टली बाय द ऑस्ट्रियन रूलर, प्लस किंगडम स्मॉल स्मॉल किंग पामेरा, मॉडर्ना, टस्कनी, ये तीनों हो गया। इट वाज आल्सो हैविंग अ रूलिंग क्लास दैट वर क्लेमिंग टू बी अ रूलिंग क्लास फ्रॉम ऑस्ट्रिया, लेकिन जो नेशनलिस्ट इटालियन थे असली में वो किंगडम ऑफ सार्डिना के अंदर। दैट इज वाई इटालियन यूनिफिकेशन जो स्टार्ट होता है सार्डिना से स्टार्ट होता है। वो ताकतवर भी थे, नेशनलिस्ट भी थे, और उनका एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी था। जो पैपल स्टेट थे बेसिकली पोप चलाते थे उसको। फिर किंगडम ऑफ सिसिल्स, सिसिल्स टू सिसिल्स टॉप एंड ये वाला, इट वाज अंडर द बर्बन स्टेट, तो अलग अलग स्टेट्स। तो उस सब when there was a rise of ग्रीक इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1820s में, उसी समय हर जगह नेशनलिज्म का फोर्स बढ़ पैरेलली चल रहा है। तो हम लोग जब प्रोशन का बात करेंगे तो वहां पर कैसे जोरविन ट्रेड यूनियन एक तरह से मूवमेंट स्टार्ट होता है, दैट वाज टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक नेशनलिज्म। वैसे ही पैरेलली इटली में भी स्टार्ट होता है कार्बोनरी मूवमेंट, फेमस है। इट इज सीक्रेट सोसाइटी, इट वाज having a support from the working and middle class, and it was talking about armed uprising under the Austrian control। कहाँ पे? ये स्टेट के अंदर में, क्योंकि ये दोनों स्टेट के अंदर में ऑस्ट्रियन कंट्रोल कैसे करते थे, ऑस्ट्रियन के जो रूलिंग क्लासेस थे कहीं ना कहीं ये स्टेट के अंदर इंटरफेयर भी करते थे, और ये स्टेट के टॉप में भी रूलिंग क्लास का एंसेस्ट्री था। दैट इज वाई दे वर टॉकिंग अबाउट कि इटालियन ब्लड, इटालियन एथनिसिटी, इटालियन जगह से ही वो एक तरह से चाहते थे कि किंगडम रन हो, लेकिन ऐसा था नहीं। किंगडम लॉम्बार्डी, टस्कनी और मॉडर्ना, पामर, they were talking about removing the Austrian ruling classes and establishing Italian class। जुलाई 1830 रिवॉल्यूशन जब आता है यूरोप के जब फ्रांस में आता है, तो सिमिलरली दे वर आल्सो इंस्पायर्ड कि इटली के अंदर भी होना चाहिए, तो रिवोल्ट होता है ये सब स्टेट के अंदर में, छोटे छोटे स्टेट्स के अंदर रिवोल्ट होता है। एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कि चेंजेस आना चाहिए, जैसे इटली के अंदर जब जैसे फ्रांस के अंदर में देयर वाज अ चेंजेस इन द स्ट्रक्चर किंग, यहाँ पर भी ऐसे आना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि इट वॉज वेरी लोकलाइज, स्मॉल, लार्ज पोर्शन ऑफ द इटली डिड नॉट पार्टिसिपेट, सिर्फ छोटे से स्टेट्स पार्टिसिपेट किए थे यहाँ पर 1830 रिवोल्ट के अंदर में। बड़े बड़े स्टेट किंगडम ऑफ सार्डिना हो गया, किंगडम टू सिसिली पार्टिसिपेट ही नहीं किए। प्लस ऑर्थोडॉक्स चर्च का रोल ज्यादा था यहाँ पर, कैथोलिक चर्च का रोल ज्यादा था। प्लस क्लियर डिमांड नहीं था उनका कि क्या चाह रहे थे, इस्टेब्लिश क्या करना था। तो एक हर चीज यूनिफिकेशन के पहले एक आइडियोलॉजी होना चाहिए, आइडियोलॉजिकल का क्लियर डिमांड होना चाहिए, वैसा उस समय तक आया नहीं था। इट वॉज जस्ट अ रेवोल्यूशन। तो मजीनी यंग इटली, जिस समय ग्रीक रेवोल्यूशन की बात हुआ 1820s में, वैसे ही पैरेलली जो इटली में थे वहां पर यंग इटली का फॉर्मेशन होता है, एक ग्रुपिंग है जो बात करते हैं। मजीनी ने एस्टैब्लिश किया था, मजीनी इज बेसिकली आइडियोलॉग, मॉडर्न आइडियोलॉग ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, मजीनी। तो ही टॉक्ड अबाउट रिपब्लिकन इटली, Italy that is being chosen by the God as well as people। He talked about republicanism, जैसे फ्रांस में आया था रिपब्लिकिज्म वैसे ही यहाँ पर आना चाहिए, जैसे यूएस के अंदर रिपब्लिकिज्म वैसे ही आना चाहिए। तो कहने का आइडियाज ट्रैवल कर रहे हैं। ही वांटेड अ यूनिफाइड इटली, फ्री इटली फ्रॉम द ऑस्ट्रियन कंट्रोल, फ्रॉम द
जो इंटरनेशनल बॉडीज कंट्रोल। तो उनका जो इतना इंपॉर्टेंट रोल था कि आने वाले वक्त में और भी कंट्रीज के अंदर इंस्पायर किया। फॉर एग्जाम्पल अभिनव भारत जो सावरकर का है, अभिनव भारत, यंग भारत इंडिया, यंग इंडिया। वैसे ही बोल सकते हैं कि यंग टर्क जो रेवोल्यूशन लेके आए थे 1920s में अगेंस्ट द ऑटोमन्स इन इन टर्की। तो देखा जाता है कि जो यंग इटली था, इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्लूरलिज्म, इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न लिबरल थॉट, इंटीग्रेटिव आइडियोलॉजी था। वो बात करते हैं सबका भला, आइडियाज ऑफ लिबर्टी इन इक्वालिटी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर में आया था, वो चाह रहे थे कि हर जगह फैले। ही ऑल्सो टॉक्ट अबाउट इटालियन जो पीपल है उनके अंदर में एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म इनकलकेट करना चाहिए, और जो एक रूट से जो कनेक्टिविटी है इसको जोड़ना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी वाज बेस्ड ऑन थ्री गोल, इंडिपेंडेंस, स्वराज जैसे बोलते हैं, यूनिटी एंड लिबर्टी। प्लस जो सरकार बने इट शुड बी फ्रॉम द रिपब्लिक आइडियाज, हर कोई सिलेक्ट कर सकता है गवर्नमेंट को, सबके पास इक्वल पॉलिटिकल सिविल राइट होना चाहिए, लैंग्वेज होना चाहिए वो इटालियन होना चाहिए रादर देन सिर्फ और सिर्फ लैटिन। तो he was against the Eurocentrism, that is Eurocentric principle that is was interfering into the Italian sphere. For example, Austrian Hungarian जो empire था उनके जो ruling class थे that were interfering into the Italian state. तो he was after that, he was against that. He also talked about कि कैसे इटली का यूनिफिकेशन होगा, it will be a stepping stone to the unification of the Europe. तो कनेक्ट किए कि एक तरह ईयू का जो मॉडर्न ईयू का बात करते हैं यूरोपियन यूनियन का, वो तभी पॉसिबल है जब इटली का यूनिफिकेशन है, क्योंकि ही वाज आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द रोमन आइडियाज, रोमन रिपब्लिक जो इतिहास से हिस्ट्री से। तो कहीं ना कहीं यंग यूरोप का भी स्टैब्लिश किया था 1833 में आफ्टर द यंग इटली। ही टॉक्ट अबाउट यूरोप का यूनिफिकेशन कैसे होना चाहिए, जैसे हुआ था फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी एडी में और बीसी में अंडर द जूलियस सीजर और बाकी। तो ही वॉज अगेंस्ट अथॉरिटेरियन आइडियाज, ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द कम्युनिस्ट एंड मार्क्सिज्म। उस समय मार्क्सिज्म कम्युनिस्ट बाद में आते हैं 1848 में, तो धीरे धीरे वो ही वॉज ऑल्सो क्रिटिक। ही ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि नेशनलिज्म बढ़ना चाहिए, नेशनलिज्म के बेसिस पर स्टेट स्टैब्लिश होना चाहिए और रिपब्लिकन आइडियाज फॉलो होना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट भी नेशनलिज्म के अंदर में काम कर सकता है, कहीं ना कहीं मजीनी ने लेड आउट किया। तो मजीनी को बोला जाता है थिंकर, ही इज अ माइंड। लेकिन स्वॉर्ड कौन है, माइंड हो गया वो, स्वॉर्ड एंड हार्ट कौन है, तो गारिबाल्डी है। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ मजीनी बट ही फोकस्ड ऑन आर्म्ड रेबिलियन। माइंड मजीनी क्योंकि ही वॉज अ आइडियोलॉग, लेकिन आर्म्ड रेप्राइजिंग कौन कर सकता है, तो गारिबाल्डी थे। उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसी 1830s रिवोल्ट पार होता है, इट वॉज अ शॉर्ट टर्म रिवोल्ट, इट वॉज अ फेलियर बिकॉज इट वॉज वेरी लोकलाइज। कोई एक सिस्टमैटिक रेवोल्यूशनरी लीडर्स नहीं आ पाए थे जो नेशनल अपील कर सके, यूनिफाई के लिए वो सबको कन्विंस कर सके, तो इसलिए फेलियर हो गया। जब 1848 रिवोल्ट फिर से आता है अक्रॉस द यूरोप, ऑस्ट्रिया के अंदर में, फ्रांस के अंदर में, हर जगह, इसमें लुई फिलिप को हटा करके हम लोग पढ़े थे इन फ्रांस नेपोलियन 3 आ जाते हैं। तो 1848 के अंदर जो इटली के अंदर में रिवोल्ट होता है उसका रिफ्लेक्शन दिखता है, क्योंकि इट वॉज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, एक्सेसिव कॉस्ट, दैट फिर दूसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग, दूसरा की जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आ रहा था कहीं ना कहीं वो भी इट वॉज डिस्टेबलाइजिंग द होल सोसाइटी स्ट्रक्चर। पेजेंट को कहीं ना कहीं अपना लैंड बेचना पड़ रहा था, वो जा रहे थे, वर्किंग क्लास जा रहे थे। तो जो सोसाइटी स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहा था कहीं ना कहीं वहां पर राइट्स, वहां पर ड्यूटीज, वो इम्पैक्ट पर वो हार्म हो रहा था। दैट इज वाई रिवोल्ट स्टार्ट होता है, हर जगह रिवोल्ट होता है, सीसल्स में होता है, नेपल्स में होता है रिवोल्ट, लोम्बार्डी, वेनेशिया, सीसल्स, नेपल्स, हर जगह रिवोल्ट होता है, पैपल स्टेट में होता है, टस्कनी में होता है। तो जब रेबल होता है तो कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट रहेंगे वो चाहे कि अकोमोडेट करे उनका आइडियाज, कुछ चाहे कि अकोमोडेट नहीं करे, कुछ चाहे कि अकोमोडेट करे। तो जो नेपल्स और सिसिलिस के थे जो नीचे में है बॉर्बन किंग, तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फॉर्म होता है जिसमें फर्डिनेंड जो टू थे, ही टॉक्ट अबाउट कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनाएंगे एंड यू विल बी अकाउंटेबल टू दैट। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनता है इट इज वेरी लिमिटेड, उनका पावर बहुत कम रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्शन दिखाया जाता है इसी स्टेज में। पोप जो पायस 9 थे वो भी कुछ इनिशिएशन लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था पहले कि पोप ने
म्यूनिसिपल काउंसिल को इस्टेब्लिश किया, थोड़ा इलेक्शन को भी फोकस किए, तो वहां पर भी रिफॉर्मेटिव स्टेज आता है। सिमिलरली जो कार्लोस अल्बर्टो है, ही वॉज अ रूलर ऑफ पेडमन एंड सार्डिना, ये वाले स्टेट को, कार्लोस अल्बर्टो, ही वॉज अ नेशनलिस्ट, ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ द ओल्ड रिजिम। तो वो बात करते हैं कि जो ऑस्ट्रिया है, क्योंकि ही वॉज नेशनलिस्ट, ही वॉज इटालियन नेशनलिस्ट, अकेले इटालियन रूलर थे जो सिर्फ और सिर्फ इटली से थे, बाकी का कोई एंसेस्ट्री कहीं से नहीं था। तो he was against the Austrian interference into the Italian states. तो he contributed to the nationalist sentiment of war of independence में वो ऑस्ट्रिया के साथ फाइट करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया इज टू पावरफुल, क्योंकि उस समय इटली यूनिफाइड नहीं करता है, तो ऑस्ट्रिया उस समय बिग पावर में साथ है, तो कार्लोस एल्बर्टो वर डिफीटेड, और कहीं ना कहीं डिफीट होने के बाद ही वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन, और उनको थ्रोन देना पड़ा विक्टर इमानुअल टू, ही इज ए फेमस किंग, उसके अंडर में आगे पढ़ेंगे। तो विक्टर इमानुअल टू जो है, ही साइन पीस ट्रीटी विद ऑस्ट्रिया, तो ये होता है। सिमिलरली क्यों ऐसा होना पड़ा, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो एम्पायर थे वो चाह रहे थे, उनके अंदर में मेटरनिक सिस्टम दैट वाज एस्टैब्लिशिंग, कि जो रूलिंग क्लास ऑलरेडी सोसाइटी के अंदर में थे, फॉर एग्जाम्पल रशिया के अंदर में जार थे, प्रूशिया के अंदर में कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर में हो गए, फ्रांस के अंदर में हो गए, ऑस्ट्रिया का, स्पेन के अंदर में, तो सब चाहते थे कि जो उनका रूलिंग क्लास का पावर बढ़े, और जो ओल्ड रिजिम है बिफोर नेपोलियन वो स्टैब्लिश हो। तो जो ऑस्ट्रिया था ऑलरेडी पावरफुल था, और कहीं ना कहीं दे डिफीटेड द कार्लोस एल्बर्टो, और जो भी लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, पोप जैसे सपोर्ट कर रहे थे, और किंग फर्डिनेंड जो सिसिल्स के, वो भी सपोर्ट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अपने ट्रूप्स को वापस कर लेते, और ऑस्ट्रिया अगेन गॉट कंट्रोल ओवर द लैम्बोर्डी एंड वेनेशिया। तो बेसिकली यहाँ पर रिवोल्ट स्टार्ट होता है 1848 में, यहाँ से रिवोल्ट फैलता है, हर एक स्टेट के अंदर जाता है ऐसे ऐसे करके। तो ये जो स्टेट है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑस्ट्रियन। तो किंगडम सार्डिना और चाहते हैं कि जो इटालियन यूनिफिकेशन रहे यहाँ से स्टार्ट हो, और कहीं ना कहीं उनका जो दबदबा बढ़े, तो ही सेंट द ट्रूप्स इनटू द स्टेट्स अगेंस्ट द ऑस्ट्रिया। तो पेपर स्टेट भी सपोर्ट कर देते हैं, और किंगडम सिसिली सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया इट इज टू पावरफुल। तो पेपर्स और किंगडम सिसिली दोनों के अंदर में जो रेवोल्यूशन होता है, वो थोड़ा थोड़ा अकोमोडेट करते हैं, ये लिमिटेड गवर्नमेंट बनाते हैं, और ये थोड़ा सा पेपर्स जो पोप है, वो थोड़ा म्यूनिसिपल काउंसिल और बाकी जो छोटा मोटा जो रिफॉर्मेटिव स्टेज होता है वो लेके आते हैं, और ट्रूप्स को वापस खींच लेते हैं, तो बच जाते हैं अकेले ये, तो ये हार जाते हैं ऑस्ट्रियन के साथ। तो फिर पीस ट्रीटी साइन करना पड़ता है, किंग इसका जो सरकार है वो गिर जाता है, और कार्लोस अल्बर्टो को देना पड़ता है थ्रोन टू विक्टर इमैनुअल। तो ये है 1848 रिवोल्ट, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इटाली। उसके बाद एक तरह से, लेकिन सेंटिमेंट जो है वो रहता है, जो हम लोग बात किए कि जो पेपल स्टेट के अंदर पोप ने असेंबली बनाया, अब असेंबली बनाया तो इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा तो रिपब्लिकन गवर्नमेंट डिमांड होगा, और स्टैब्लिश होगा मजीनी के अंदर में। मजीनी वाज बेसिकली सीएम ऑफ दैट रीजन, ऑफ दैट जो असेंबली थे। तो उन तो वो चाह रहे थे कि रिपब्लिकन स्टेट और अच्छे से बने। पोप ने बस अकोमोडेट किया था आइडिया को, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि पूरा पूरा कंट्रोल रिपब्लिकन गवर्नमेंट का आ जाए रोम के अंदर में, लेकिन इन लोग चाह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू वहां पर आ जाए। उन्होंने स्टैब्लिश किया कॉन्स्टिट्यूशन रोमन रिपब्लिक, जिसमें डेथ पेनल्टी अबॉलिश किया गया, रिलीजियस फ्रीडम को इंस्टॉल किया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, प्रेस को इंस्टॉल किया गया, फ्रीडम ऑफ पब्लिक एजुकेशन सबको मिलना चाहिए वो स्टैब्लिश किया। और ही डिस्कस कि जो रोम ऑफ द पब्लिक है, द रोम शुड बी ऑफ द पब्लिक, इट शुड बी फॉर द पब्लिक। तो इसके हिसाब से रोमन रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश किया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि हम यहाँ लोग पे कह रहे थे कि जो एक क्वेश्चन है, जैसे आप यहाँ बोलो रिपब्लिकन गवर्नमेंट रोम में बन गई, तो इस टाइम पे इटालियन यूनिफिकेशन हो चुका है कि सार्डिनिया पे जो भी इन्फ्लुएंस है ऑस्ट्रेलिया का, यूनिफिकेशन या का प्रोसेस चल रहा है, यूनिफिकेशन एक डे में नहीं होता है, वो प्रोसेस है पूरा का पूरा। और वो एक हाँ, तरह से एक एक क्योंकि वॉर होता है, हर एक वॉर के अंदर में होता है। तो किंगडम सार्डिना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पाया, तो फेलियर था उस समय। रिपब्लिकन गवर्नमेंट रोम में बनी, तो ये कौन सी स्टेट के अंदर था? पेपल स्टेट में, ट्रू। ठीक है। पेपल स्टेट में हम लोग पढ़े थे ना कि 1848 में जब रिवोल्ट होता है तो हर एक स्टेट चाहेंगे कि अकोमोडेट करे। किंगडम सार्डिना खुद नेशनलिस्ट थे, इटालियन नेशनल, क्योंकि उनका जो एंसेस्ट्री तो इटालियन ही था, लेकिन ये जो स्टेट के अंदर में थे ना, रूलिंग क्लास के जो ऑस्ट्रियन एंसेस्ट्री से थे, तो हम्म। इन जनता लोग नहीं चाह रहा था कि इसके अंदर में ऑस्ट्रिया का इन्फ्लुएंस रहे। दैट इज वाई किंगडम सार्डिन को लगा कि हम हरा सकते हैं, तो भेज दिए ट्रूप, ये भी भेज दिया, ये भी भेज दिया, लेकिन
वापस लेना पड़ा क्योंकि पैपल स्टेट अकोमोडेट कर लिए 1848 के जो रिवोल्ट के जो रिवोल्यूशनरी थे उनको, कुछ कुछ रिफॉर्म लेके आ गए कि भाई असेंबली बना देंगे, पावर कम कर देंगे थोड़ा थोड़ा। ये भी बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का, लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट, डायरेक्शन चेंज हो गया था यहाँ पर। किंगडम साढ़े अभी भी रिफॉर्म लेके नहीं आया, वो बेसिकली लास्ट लिस्ट है, लेकिन वो ओल्ड रिजीम का सपोर्टर है एक तरह से विद इन द इटालियन इकोसिस्टम। तो पेपर स्टेट, ये पेपर स्टेट है। इसी के अंदर जब म्युनिसिपल काउंसिल बनता है, असेंबली बनता है, उसी में एक इलेक्शन होता है, तभी उसी में रोमन रिपब्लिक को स्टैब्लिश किया जाता है मेजीनियम, ताकि एक तरह स्लो प्रोसेस रहे। लेकिन क्या होता है कि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश करते हैं, दे आर डिमांडिंग मोर एंड मोर, जैसे फ्रांस में हुआ था वैसे ही। जब डिमांड ज्यादा करेंगे तो ऑलरेडी जो पोप है उनका जो पावर है, कहीं ना कहीं फ्रेंच, हम लोग पढ़े थे कि फ्रेंच वे सपोर्टिंग द पोप, क्योंकि कैथोलिक है वो पोप, तो फ्रेंच के पास एक था, तो कहीं ना कहीं फ्रेंच और ऑस्ट्रिया नहीं चाहेंगे, ऑस्ट्रियन और फ्रेंच की रिपब्लिकन आइडियाज फैले, इसलिए वो दे विल ट्राई टू इंटरवीन इनटू द सिस्टम, और दे विल सेफगार्ड द पोप एंड दे विल डिफीट द रोमन रिपब्लिक। इसलिए 1848 जो पूरा रेवोल्यूशन था इट वाज अ फेलियर। ये पूरा 1848 का रेवोल्यूशन जो हम लोग यूरोप का पढ़े थे वो इटली के अंदर की बात हो रही है। तो इटली 40 में फेलियर क्यों था? पहली बात है कंफ्यूजन था कि चाहते क्या है प्रोटेस्टर और रिवोल्यूशनरी, अल्टीमेटली एंड गोल क्या है, तो इटालियनिफिकेशन एंड गोल कैसे होगा, प्रोसेस नहीं पता। प्रेसिडेंसी सपोर्ट फॉर एग्जांपल वो बना तो दिया रिपब्लिकन, लेकिन क्या नेशनल अपील कर पाए? कोई भी नहीं कर पाए। रियल लीडरशिप जो था वो मजीनी इंस्पायर कर रहे थे, लेकिन जो ग्राउंड पे लोग थे क्या वो इंस्पिरेशन था? दिक्कत हो रहा था। एक स्टेट्समैन अप्रोच नहीं था। लेकिन जो कैवियर थे, फॉर एग्जांपल कैवियर वाज अ फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ऑफ सार्डिना रिपब्लिक, और वो फेमस उनका पावर है, वही स्टार्ट करते हैं यूनिफिकेशन। पोप पायस नाइन, मजीनी, तो वो लीडरशिप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे जो रेवोल्यूशनरी है उनके ऐसा। प्लस शॉर्ट टर्म था क्योंकि इनका गोल ही था ऑस्ट्रिया को रिमूव करना, ऑस्ट्रिया वाज टू पावरफुल, प्लस बिग पावर आल्सो इंटरवीन, फॉर एग्जांपल फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया। दूसरा कि दूसरे जगह से सपोर्ट नहीं मिला, ना कोई किंगडम सपोर्ट किया उनको, ना ही कि मास से सपोर्ट किए वर्किंग क्लास या पेजेंट क्लास, क्योंकि इट वाज सोलली मोस्टली ड्रिवन बाय द जो स्टूडेंट थे, यूथ थे, इसलिए यंग इटली नाम था अंदर में, और जो ग्रुपिंग थे, रेवोल्यूशनरी थे, वर्किंग क्लास थे, लेकिन पेजेंट, मिडिल क्लास थे, सॉरी, पेजेंट और वर्कर, उनका मुद्दा उठाया नहीं गया। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि 1848 इट वाज अ फेलियर, लेकिन वो सीड एक तरह से डाल ही दिया था विद रिगार्ड टू इटालियन यूनिफिकेशन। प्लस वो डिमांड जो कर रहे थे इट वाज टू रेडिकल। यहाँ देखो कॉन्स्टिट्यूशन में डेथ पेनल्टी हटा रहे हैं, रिलीजियस फ्रीडम लेके आ रहे हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्री पब्लिक एजुकेशन, तो रेडिकल डिमांड था उस समय के हिसाब से। अब आते हैं कि जब फेलियर हुआ 1848 में, तो पैपल स्टेट में रिफॉर्मेशन का बात हो रहा है, जो सिसिली है नीचे वाले वो जगह पे लिमिटेड गवर्नमेंट बनता है, पावर कम है, लेकिन तरीका चलता है। तो सार्डिना एंड पेडमोंट जो सबसे ताकतवर इटालियन स्टेट है, उनके अंदर में क्या हो रहा है? तो वहां पर एक केवियार, एक एमपी थे सार्डिना, फिर एमपी से धीरे धीरे मिनिस्टर बने, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने 1852 में। वो बेसिकली किंग जो इमैनुअल थे, विक्टर इमैनुअल, उनके अंडर में थे, तो प्राइम मिनिस्टर थे। तो पेडमान को चलाने वाले कैवियर ही थे। तो कैवियर वाज अ बेसिकली हार्ड, ही वाज अ श्रूड डिप्लोमेट, ही वाज अ थिंकर, उनके पास सब था, उनके पास प्रोसेसेस था कि कैसे उनको करना है, हर एक चीज था। तो उनका आइडियोलॉजी एक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, ही वाज अगेंस्ट रिपब्लिकन थॉट, क्योंकि कैवियर वाज अ सपोर्टर ऑफ द होल मोनार्की सिस्टम। लेकिन जो गैरिबाल्डी थे, मजीनी थे, दे वर सपोर्टर ऑफ द रिपब्लिकन सिस्टम। कैवियर का जो वो कहाँ से बिलोंग करते, यहाँ से बिलोंग करते थे, जो एक तरह से रॉयल को सपोर्ट करते थे, इटालियन रॉयल्स। जो मजीनी थे और जो गारिबाल्डी थे, ही वाज सपोर्टर रिपब्लिकन थॉट, जो पैपल स्टेट हो गया। तो ये जो क्लैश है दोनों के बीच में, मोनार्की वर्सेस रिपब्लिकन, वो भी दिखेगा इटालियन फिक्शन के अंदर में। एक बार यहाँ पे आपने क्या एक्सप्लेन किया है, कैवियर की आइडियोलॉजी सार्डिनिया स्टेट में? हाँ, मैप वो खोल एक बार नीचे में। तो हम्म, सार्डिनिया स्टेट ऊपर में टॉप में राइट साइड लेफ्ट साइड में, तो वो ट्रेडिशनल स्टेट है, रॉयल्स है, लेकिन वो रॉयल्स है ना, वो ऑस्ट्रियन रॉयल्स नहीं है, वो इटालियन रॉयल्स है।
इटालियन एंसेस्ट्री उसका। तो वो चाह रहे हैं कि जो रेवोल्यूशनरी है, यूनिफिकेशन है, वहां से हो, और जो टोटल इटाली का यूनिफिकेशन है वो उनके अंडर में हो। जो मैजीनी और गारिबाल्डी वो चाह रहे हैं इनका यूनिफिकेशन हो, लेकिन वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट के अंदर में है। तो ये दोनों क्लैश के बीच में, दोनों चाह रहे यूनिफिकेशन हो, लेकिन सरकार कैसे रहेगा, प्रोसेस कैसे रहेगा, दोनों का अलग अलग है। तो कैवियर का अलग है, गारिबाल्डी और मजीनी का अलग है। कैवियर बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर का, लेकिन अल्टीमेटली जो मोनार्की है वो रहना चाहिए। प्लस वो बात करते हैं इटली का यूनिफिकेशन अंदर से नहीं हो सकता, इट नीड सपोर्ट फ्रॉम द आउटसाइड। जो गारिबाल्डी और बाकी जो है वो बोलते हैं कि नहीं, इटली यूनिफिकेशन अंदर से होगा और कोई बिग पावर का सपोर्ट नहीं चाहिए। कैवियर जानते हैं, कैवियर डिप्लोमैट है, ही इज अ प्रैक्टिकल मैन। ही हैड डिस्कस ऑलरेडी डिस्कस की इंटरनेशनलाइजेशन का प्रॉब्लम होगा तभी जाके इटली यूनिफिकेशन होगा। तभी जब हम लोग बात करते हैं पेडमन और सार्डिना, तभी सपोर्ट करता है क्रीमिया में ब्रिटेन और फ्रांस को अगेंस्ट द रशिया, क्रीमियन वॉर 1853 में, जो हम लोग इस बार डिस्कस किए थे। क्योंकि अगर सपोर्ट मिलेगा तभी तो, अगर आप सपोर्ट करें ब्रिटेन और फ्रांस को अगेंस्ट द रशिया, तो रशिया जो हार जाएगा तो आपको बाद में सपोर्ट मिलेगा अगेंस्ट द ऑस्ट्रिया। दैट इज वाई। दूसरा, ही ऑल्सो वोन ओवर द फ्रेंच किंग नेपोलियन थ्री। उन्होंने सीक्रेट पैक्ट किया, जो बोलते हैं कॉम्पैक्ट ऑफ पोलब्रेस। एक सीक्रेट पैक्ट था, उन्होंने बताया कि अगर कुछ भी दिक्कत होता है पेडमन और सार्डिना को, तो नेपोलियन थ्री जो है, ही विल कम टू रेस्क्यू ऑफ द इटालियन यूनिफिकेशन। क्यों? क्योंकि नेपोलियन जो फ्रांस थे, दे वर सपोर्टिंग द ओल्डर सिस्टम, मतलब कि जो बैलेंस ऑफ पावर है, लेकिन एट द सेम टाइम बैलेंस ऑफ पावर के अंदर में भी एक तरह से खींचतान था अलग अलग स्टेट्स के अंदर में, ऑस्ट्रिया के बीच में, फ्रांस प्रूशिया के बीच में। तो वो नहीं चाहते थे कि ऑस्ट्रियन ताकतवर रहे। तो ही वॉज अ श्रूड डिप्लोमेट। तो क्या किए कि, लेकिन डिपेंड करता है, सीक्रेट पैक्ट का ये कंडीशन था कि ऑस्ट्रियन अटैक करेंगे तभी। आप खुद से अटैक कर देंगे, जैसे पहला केस में क्या हुआ था, खुद से अटैक कर दिए थे जाकर के 1848 में, तो नहीं हो पाया एक तरह से। तो इसलिए सेकेंड इटालियन वॉर जो इंडिपेंडेंस 1859 में होता है, ही बेटेड ऑस्ट्रिया। कैसे? ऑस्ट्रिया को प्रोवोक करना स्टार्ट किया, टैरिफ बढ़ा दिए, छोटा मोटा अटैक करना स्टार्ट कर दिए। वेनेशिया और जो छोटे छोटे स्टेट्स अंदर है, जो आगे ऊपर है, पामेरा, वेनेशिया और ऊपर में, वहां पर रेवोल्यूशन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट को लगा कि ये दिक्कत है, सार्डिना इज इंटरवीनिंग इनटू द ओन इंटरनल मैटर ऑफ द ऑस्ट्रिया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए तो, ऑस्ट्रियन एम्पायर के लिए और बेसिकली ऑस्ट्रियन रूलिंग क्लास के लिए तो किंगडम ऑफ वेनेशिया लोम्बार्डी जो है, वो उसका इंटरनल मैटर हो गया एक तरह से। अभी ना पढ़ रहे हैं फ्रॉम द इटालियन पर्सपेक्टिव, लेकिन उस समय के तो उनके लिए इंटरनल मैटर हो गया। तो ये टैरिफ बढ़ा रहे हैं, ट्रेड वॉर कर रहे हैं अंदर में, तो बेसिकली बेट डाल रहे हैं कि अटैक करो, और वही बेट में ऑस्ट्रिया फंस जाता है। ऑस्ट्रिया गेव अल्टीमेटम, कैवियर रिजेक्टेड, और एक तरह से वो अटैक कर देते हैं। नेपोलियन थ्री सपोर्टेड, ऑस्ट्रिया वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ मैग्नेटा, और ऑस्ट्रिया साइन ट्रीटी ऑफ विला फ्रैंका विथ फ्रांस, जिसमें पामेरा, मॉडर्ना, टुस्किनी जो है, बेसिकली ये इवैक्यूएट करना पड़ा ऑस्ट्रिया को, उस जगह को, ये वाले एस्पेक्ट को, ये पूरा एस्पेक्ट को इवैक्यूएट करना पड़ा ऑस्ट्रिया को, पामेरा, मॉडर्ना एंड टुस्किनी, वो वॉर में ट्रीटी साइन करने के बाद। और दूसरा कि फ्रांस को अब जब सपोर्ट तो कर दिए, जब ऑस्ट्रिया डिफीट हो चुका, तब फ्रांस को डर लगा उस समय कि अगर किंगडम ऑफ सार्डिना ज्यादा ताकतवर हो गया तो और दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि फ्रांस वांटेड डिवाइडेड इटली, जैसे ब्रिटिश को लगा था कि इंडिया अगर यूनाइटेड रहेगा तो दिक्कत होगा, दैट इज इंडिया, ब्रिटिशर एंड यूएस वांटेड डिवाइडेड इंडिया। वैसे ही फ्रांस, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर तभी मेंटेन रहेगा, अगर यूनिफाइड इटली रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर। अब दूसरा चीज है कि उस समय तक धीरे धीरे वहां पर प्रूशिया में बिस्मार्क राइज करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। ही ऑल्सो स्टार्टेड द प्रूशियन यूनिफिकेशन। तो वो नहीं चाहते थे कि प्रूशिया का भी एंट्री हो इटली में, तो बेसिकली इटली बिकेम द हब कि वहां इंटरफेरेंस बढ़ जाए। अब आते हैं 60s 70s में, ये 60s में आ गया। ऑलरेडी तीन जो पार्ट है उसमें ऑस्ट्रिया इवैक्यूएट कर चुके हैं। दूसरा तो इटली का यूनिफिकेशन स्टार्ट होता है। टुस्केनी, मॉडर्न एंड पामिया, जो छोटे स्टेट्स थे जो ऑस्ट्रिया हट चुके थे, अब उसको इंटीग्रेट कर दिया गया किंगडम ऑफ सार्डिना पेडमोंट में। ये छोटे स्टेट्स को इनके अंडर में डाल दिया गया पूरा, किंगडम ऑफ सार्डिना एंड पेडमोंट 1860 में। अब गैरीबल्डी जो होते हैं वो स्टार्ट करते हैं रेवोल्यूशन नीचे से,
तो हम लोग बात करते हैं कि कैवियर ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से इंटीग्रेट कर रहे हैं, गैरिबल्डी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों का आइडियोलॉजी डिफरेंट है। एक बोल रहे रिपब्लिकन होना चाहिए, एक बोल रहे हैं कि डेमोक्रेटिक रेडिकल है गैरिबल्डी, और कैवियर बोलते हैं रॉयलिस्ट होना चाहिए, मोनार्की होना चाहिए अंडर द इमानुअल, विक्टर इमानुअल किंग, किंग के अंदर होना चाहिए क्योंकि किंग ऑफ इटली कहलाए जाएंगे। वो किंग बेसिकली ही इज अ एंसेस्ट्री ऑफ द ओल्ड रिजीम, ओल्ड रोमन आइडियाज ऐसे करके। तो रेड शर्ट बोला जाता है गैरिबल्डी को, वहीं से इंस्पायर रेड शर्ट जो आगे बात करते हैं इन हिटलर समय और बाकी समय, रेड शर्ट ब्लू शर्ट जो ब्राउन शर्ट होता है, वो सिस्टम गैरिबल्डी से आता है कि पैरामिलिट्री फोर्स कैसे वो यूनिफाई करेगा। तो सिसिली और नेपल से 1860 में स्टार्ट होता है नीचे से, और कैवियर ऊपर से करना स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश सपोर्ट करते हैं गैरिबल्डी को क्योंकि यहाँ पर नीचे वाले एक बर्बन किंग रहता है, और दूसरा ब्रिटिश इसलिए सपोर्ट करते हैं ताकि एक तो पहली बात है कि किंगडम ऑफ पेडमोन वो ताकतवर ज्यादा रहते हैं, अगर उनके अंडर में यूनिफाइड होगा तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल बैलेंस ऑफ पावर को, तो वो नहीं चाहेंगे कि उनके अंदर में हो, तो ब्रिटिश विल सपोर्ट गैरिबल्डी अंदर से, क्योंकि डेमोक्रेटिक आइडियल भी है उनका। और दूसरा कि वो चाहते थे कि ये जो इलाका नीचे वाला है, फॉर एग्जाम्पल सुइस कैनाल से लेकर के साइप्रस और इसी तरफ वाले जगह पर, इसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रहे यहाँ से। दैट इज वाई दे विल सपोर्ट सिसिलियन पोर्ट हो गया, सुइस कैनाल हो गया। ओटोमन्स एम्पायर उस समय तक धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाता है कहीं ना कहीं, तो जो इजिप्ट हो गया वहां से ब्रिटिश का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, दैट इज वाई दे विल सपोर्ट सिसिली। आफ्टर द कैप्चर ऑफ सिसिली गैरिबल्डी मार्च करते, बीच में आते हैं, और उनको बोला जाता है कि आप जो नीचे से आप मार्च कर रहे हैं तो आप इंटीग्रेट हो जाइए पेडमन एंड सार्डिना से, जो ऊपर में पेडमन सार्डिना है। तो गैरिबल्डी रिफ्यूज टू इंटीग्रेट पेडमन एंड सार्डिना, वो बोलते हैं कि मेरे को चलाना है किंगडम ऑफ सिसिली विद डिक्टेटरशिप अंडर द रिपब्लिकन आइडियाज, कि रिपब्लिकन आइडिया होना चाहिए उसमें। दूसरा कैगर बात करते हैं कि ही डिक्लेयर्ड द गैरिबल्डी एज मैड मैन, पागल आदमी। तो ही वांटेड कि इटली को अगर सही में आजादी मिलना चाहिए, यूनिफिकेशन होना चाहिए, तो ही इटली शुड बी फ्री फ्रॉम मैडमैन एंड फॉरेन इन्फ्लुएंस। मैडमैन कौन है? गैरिबल्डी है। और फॉरेन इन्फ्लुएंस क्या हुआ? ऑस्ट्रिया, अलग अलग कंट्री हो गया। तो कैवर डिक्लेयर्ड इट टू इटली टू बी सेव्ड फ्रॉम, ही सेंट ट्रूप टू गैरिबल्डी इन दी स्टेट टू ब्लॉक हिम फ्रॉम एंट्री इनटू द पेपल स्टेट। बीच में पेपल पड़ता है, यहां से ट्रूप भेजा उन्होंने ब्लॉक करने के लिए, प्लस ताकि रोम के अंदर नहीं जाए वो, क्योंकि रोम सिर्फ और सिर्फ एक जगह नहीं है, रोम बेसिकली पूरा कैथोलिक चर्च और उसका भी एक इंस्टीट्यूशन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। रोम में अगर इंटरवीन होगा तो बाकी कंट्री जो है वो इंटरवीन तो पक्का ही करेगा, क्योंकि रोम है वो एक तरह से। तो यूके करेगा, फ्रांस करेगा, ऑस्ट्रिया करेगा, सब कोई करेगा। तो ही सेंड ट्रूप्स टू गैरिबल्डी टू ब्लॉक हिम फ्रॉम द रोम, ऐसा लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन जो गैरिबल्डी है, ही एक तरह से प्लेबेसाइट स्टैब्लिश किए, लेकिन हो नहीं पाया, प्लेबेसाइट हो नहीं पाया, उनको डिक्टेटरशिप छोड़ना पड़ा बेसिकली किंगडम ऑफ सिसिली के अंदर में। और कहीं ना कहीं उनको बात मानना पड़ा पेडमन को, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो पेडमन और सार्डिना उनके पास एक स्टैब्लिश्ड पावर है, वो उनके पास आर्मी है, नेवी है, लेकिन गैरिबल्डी का पैरामिलिट्री फोर्स है। तो दोनों कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। वो शॉर्ट टर्म के लिए गैरिबल्डी सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन जो पेडमन का जो एक प्रॉपर फॉर्मल सिस्टम है आर्मी का, बाकी वो उनके पास नहीं है। किंगडम नहीं है ना वो गैरिबल्डी, गैरिबल्डी बेसिक रेवोल्यूशनरी है। तो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप कोशिश की है, प्लेबिसाइड होल्ड किए कि वोटिंग हो जाए और डिक्लेयर कर दे खुद को टू रिपब्लिकन डिक्टेटर बनने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं उनको पेडमन को देना पड़ता है पावर। तो पेडमन के अंदर में देना पड़ता है। उसके बाद फिर एक तरह से जो पार्लियामेंट है, ही डिक्लेयर्ड, जो परमानेंट साधने के अंदर जो पार्लियामेंट है, लिमिटेड पार्लियामेंट है, ही डिक्लेयर्ड जो विक्टर इमानुअल एज अ किंग ऑफ इटली। उस समय तक पैपल स्टेट इंटीग्रेट नहीं हुआ है, तो आधा ही है बेसिकली। तो किंग ऑफ इटली डिक्लेयर कर जाता है। और दूसरा कि रोम बन जाता है कैपिटल, और कैवियर एक तरह से डेथ बेड चल जाता है, फिर वो डेथ हो जाता है, लेकिन लास्ट में बोलते हैं कि इटली इज मेड, ऑल इज सेफ, तो कि एक कोट है कैवियर का। तो बेसिकली कैवियर ने इंटीग्रेट कर दिया इटली को, बस पेपर स्टेट में छुटा हुआ था। उसके अलावा ये तीनों इंटीग्रेट हो चुका है, ऊपर इंटीग्रेट हो चुका है, नीचे वाला भी इंटीग्रेट हो चुका है। तो लिखा विक्टर है एडेड टू सार्डिना 5960 में, ये यहाँ से यहाँ यहाँ या पे, और हु वाज डिक्लेयर्ड एज द किंग ऑफ इटली? विक्टर किंग इमानुअल, विक्टर इमानुअल, जो हाँ स्पेडमैन ऊपर। सार्डिना के थे कि नीचे हम्म। वाले किंग तो भाग गया था, बर्बन के किंग।
अब है कि मजीनी और गैरिबल्डी है, अब रोम के अंदर घुस चुके हैं पेपर्स, अब नीचे वाला इंटीग्रेट हो चुके हैं। हम्म। पामेरा, मॉडर्ना, टुस्कनी हो चुका था, 48 के वॉर के बाद से ही हो गया था एक बार। लॉम्बार्डी वेनेशिया एक तरह से बाद में होता है, पहले लॉम्बार्डी एक तरह से हो जाता है, पेडमेंट सरेना ऑलरेडी रहता है, तो बेसिकली पेपर स्टेट और वेनेशिया बचता है एक तरह से। तो पेपर स्टेट के अंदर रोम है, तो वहां पर पहुंचते हैं मजीनी, और वो बात करते हैं कि फ्रांस के ट्रुप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंच ऑलरेडी जो किंग थे वो ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ द ओल्डर कैथोलिक चर्च इन रोम। वो चाहते थे कि जो रोम है उनका जो डायरेक्शन रहे उनमें थोड़ा इन्फ्लुएंस भी रहे फ्रेंच किंग का, क्योंकि कहीं भी होता है रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एज अ पॉलिटिकल कंट्रोल। तो फ्रांस के जो किंग थे फॉर नेपोलियन थे, तो वो चाहते थे कि पीपल को रैली कर सके कि रोम को बचाने जा रहे हैं, तो एक फील है ना उसमें, तो इसलिए तो ही वॉज गिविंग सपोर्ट टू द रोम। लेकिन गैरिबल्डी मजीनी बात करते हैं कि फ्रेंच ट्रुप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो फिर से वहां पर छोटा मोटा रेवोल्यूशन होता है, वो सकता है बैटल होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो ही डिक्लेयर्ड कि रोम या तो रोम लेके रहेंगे या मर के रहेंगे, तो रोम और डेथ, वो वाला बात लेके चलते हैं। तो फिर इमानुअल को, जो किंग विक्टर इमानुअल को डर लगता है कि वापस से रेवोल्यूशन होगा, दिक्कत हो जाएगा, तो दैट इज वाई ही डिस्कस कि विद द फ्रांस कि क्या करना चाहिए, और फ्रेंच ट्रूप को रिमूव कर दिया जाता है, और एक कन्वेंशन साइन किया जाता है 1864 में आके, जिसमें फ्रेंच ट्रूप रिमूव हो जाता है। अब फ्रेंच ट्रूप रिमूव हो गया तो रोम बच गया। अब रोम किसके हाथ में जाएगा, वैसे रोम में क्या बनेगा, तो फाइनल स्टेज ऑफ इटली यूनिफिकेशन में आते हैं, जिसमें बेसिकली से 1870s में आता है, जिसमें फ्रांस ऑलरेडी फंसा रहता है प्रूशियन एम्पायर के साथ। क्यों? क्योंकि फ्रांस और प्रूशियन एम्पायर भी इंटीग्रेट हो रहा है, तो इटली और प्रूशियन दोनों साथ में इंटीग्रेट हो रहे हैं एक तरह से। तो फ्रांस भी इंटरवीन कर रहा है वहां पर, तो फ्रांस बिजी है। इवन ऑस्ट्रिया हार चुका होता है 1860 में प्रूशियन के अगेंस्ट में, इसलिए ऑस्ट्रिया इंटरवीन नहीं कर सकता। तो बचता है सिर्फ और सिर्फ रोमन, रोम जगह बचता है, ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका रहता है, ऑलरेडी फ्रांस हार चुका होता है, एक फेमस बैटल ऑफ सेडान है 1870 में, जब फ्रांस वीकन हो जाता है। तो जो नेपोलियन थ्री है, तो उनको डर लगता है कि जो ट्रूप्स चाहिए उनको, दैट इज वाई ही रिकॉल ट्रूप ऑन द पेपल स्टेट, और पेपल स्टेट फिर वीक हो जाता है, रोम वीक हो जाता है। वो अपना ट्रूप्स को यहाँ से उठा करके अपना जो डिफेंड करने के लिए बॉर्डर को फ्रांस लेके चल जाता है अगेंस्ट द प्रूशियन, क्योंकि फ्रांस और प्रूशियन दोनों वॉर में, क्योंकि प्रूशियन इंटीग्रेट हो रहा है। तो अगला बार जब पढ़ेंगे तो ये पैरेलल आ जाएगा वो पूरा पीछे में। प्लस पब्लिक डिमांडेड इटालियन गवर्नमेंट टू टेक ओवर रोम, क्योंकि रोम इट इज नॉट जस्ट अ लैंड, पीस ऑफ लैंड नहीं है, वो एक तरह हिस्ट्री है, हेरिटेज और प्लस रिलीजियस एस्पेक्ट भी है। तो बैटल ऑफ सेडान होते से फ्रांस वे डिफीटेड बाय प्रूशिया, और एट द सेम टाइम विक्टर इमानुअल डिस्कस करते हैं, जो पोप थे वहां पर, उनको बोला जाता है कि पीसफुल इंटीग्रेशन करिए इटली के साथ, लेकिन आप इंटीग्रेट कर पाएंगे, लेकिन जो पोप को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलेगा, उनके स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलेगा, और कहने की जो जगह है रोम जगह है उसको थोड़ा ऑटोनॉमी मिलेगा, तो लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ेगा ओवरऑल इटली को। तो रोम, जिसमें रोम के अंदर एनेक्स्ट हो गया 1870 में, और अल्टीमेटली डिफीट किया गया पैपल स्टेट को, और यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो गया। तो अल्टीमेटली यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो चुका है, उसमें बताते थे। तो लास्ट में पैपल स्टेट होता है, हम्म। और साथ ही साथ वेनेशिया हो जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया हार जाता है, उसके बाद ही वेनेशिया ले लिया जाता है, छोटा सा। ठीक है। तो अगर कंक्लूड किया जाए बेसिक इवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो पहली बात है कि जो 1 मिनट में इसको कंक्लूड करते हैं, तो 18 जो स्टार्टिंग का फेज है, इसमें नेपोलियन का राइज हो रहा है, उसका आइडियाज फैल रहा है, जो आइडिया जब सब हर जगह जा रहा है, तो हर जगह नेशनल सेंटिमेंट बढ़ते आ रहा है, ग्रीक का पढ़े, इटली का पढ़े, प्रूशिया का पढ़े, तो हर जगह बात हो रहा है। तो सिर्फ अभी बात करें इटली का, तो इटली के अंदर में जब अलग अलग स्टेट है, पेडमंट सार्डिना, ये बेसिक रॉयल सपोर्टर है, इनका जो एंसेस्ट्री है वो इटालियन ही है, इसलिए वो नेशनलिस्ट है। लेकिन बाकी जो इस तरफ वाले जो है ना, वो बेसिकली ऑस्ट्रियन एंसेस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और नीचे वाले जो बर्बन किंग दूसरे वाले किंग है, किंग ऑफ सिसिलीज, और पेपर स्टेट पोप हो गए, तो पोप चलाते हैं पेपर स्टेट को, पोपे रूलर है एक तरह से। तो बेसिकली रिलीजियस और रूलर भी सेम ही है, पोप है। बर्बर इज फ्रॉम फ्रांस ना? हाँ एक तरह से तो उनका मतलब इटालियन इटालियन बस यही है, इसलिए वो हाँ। नेशनलिस्ट है। वो तो कैवियर जब आते हो इसलिए बोलते हैं कि इनके अंडर में इंटीग्रेट हो। लेकिन जो यंग इटली जो मजीनी और गैरिबल्डी, गैरिबल्डी इज आर्म्स, और यंग इटली के जो मजीन है वो माइंड है, तो दोनों चाहते थे कि रिपब्लिकन आइडियाज हो। तो गैरिबल्डी नीचे स्टार्ट करते हैं, ये हार जाते हैं, डिक्टेटरशिप बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है, फेल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पेडमन को दिया जाता है। तो ये दोनों इंटीग्रेट जब हो जाता है, उसके पहले ही जब एक तरह से
ये तीनों एस्पेक्ट होता है। जब ऑस्ट्रिया हार जाता है तो तीनों को ब्लैंक करना पड़ता है, और फिर तीनों एक तरह से इसके अंदर शामिल हो जाता है। उसके बाद ही किंगडम ऑफ टू सिसिली आता है सेकेंड वॉर में। अब किंगडम टू सिसिली के अंदर में रेवोल्यूशन होता है, गैरिबल्डी स्टार्ट करते हैं, तो ये बर्बन किंग भाग जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, और वो डिक्टेटरशिप कोशिश करते हैं, हो नहीं पाता है, फेलियर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इनको देना पड़ता है पेडमेंट को। पेपर स्टेट के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो फ्रेंच के ट्रूप्स होते हैं, तो दे क्वेश्चन कि फ्रेंच के ट्रूप यहाँ पर क्यों है। और एक तरह से उस समय तक वापस एक कंडीशन बनता है इंटरनेशनल स्फीयर में, जिसमें प्रूशिया और फ्रांस दोनों दोनों एक वॉर पर रहते हैं, तो ट्रूप्स खींच लेते हैं, और उसके बाद वीक हो जाता है, अंदर घुसते हैं, और ऊपर से स्टैब्लिश किया जाता है 1870। तो ओवरऑल यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, अल्टीमेटली पूरा बन जाता है ये। तो इटालियन का जो यूनिफिकेशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, क्योंकि इसी के बाद से यूनिफिकेशन इटली होता है, एक इटली एक न्यू पावर राइज होता है, फ्रूशिया एज न्यू पावर राइज होता है 1870s में, और बैलेंस ऑफ पावर तब बिगड़ता है। तो जो बैलेंस है, जो आज का मॉडर्न मैप है, वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 80% करीब तरफ बन जाता है, उस समय तक आता है ऑलमोस्ट। उसके बाद अब चेंजेस होता है, वर्ल्ड वॉर वन के समय में होता है, टू के समय में होता है, लेकिन उस समय बन जाता है। तो अब है कि जब बॉर्डर एक तरह से बनना स्टार्ट हो चुका है, तो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड। उसके बाद ही फिर कॉलोनाइजेशन फेज स्टार्ट होता है 1860s में, 70s में, जब अफ्रीका अंदर जाते हैं, और पेपर पार्टीशन होता है पूरा अफ्रीका का हर एक जगह में। तो दे आर, तो वो भी बात करते हैं, प्रूशिया बात करते हैं, इटली बात करते हैं कि फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, इवन स्पेन के पास अपना अपना कॉलोनीज है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो दे विल ऑल्सो इंटर इन टू द कॉलोनीज वॉर। तो ये जाते हैं अबेसिनिया, जो आज का इथोपिया है, वहां पर करने के लिए। बेल्जियम के पास कॉन्गो रहता ही है, जर्मनी या तो और भी जो उस आसपास जो एरिया है वहां पर कैप्चर करने के लिए। तो बेसिकली कॉलोनीज का राइज वॉर होता है, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक बोल सकते हैं कि देयर इज अ रेस फॉर द वॉर, रेस फॉर द कॉलोनीज। और स्लोली दोनों हर एक कंट्री के बीच में एक म्यूचुअल एनोमोसिटी होता है, राइवलरी होता है, तो स्लोली आर्मामेंट बढ़ता है, और डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू द थिएटर, जो हम लोग पहले पढ़े थे, अलग अलग थिएटर में फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं इसमें से। और जब बाल्कन क्राइसिस होता है 1913 में, उसी से फिर ट्रिगर हो जाता है वर्ल्ड वॉर वन, क्योंकि थ्रेटेशन पहले ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि दोनों का अलग अलग सोच है, माइंडसेट है, और न्यू पावर राइज कर रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ जाते हैं एक तरह से। तो एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिन द रोल ऑफ मजीनी, कैवियर एंड गारिबाल्डी यूनिफिकेशन इटली। कंट्रीब्यूशन कॉम्प्लीमेंट कैसे करता है, तो हम लोग डिस्कस। मैजिनी थिंकर है, आइडियोलॉग है, वो इंस्पायर करते हैं लोगों को, लेकिन कैवियर जो है डिप्लोमेट है, ही इज ए प्रैक्टिकलिस्ट, रियलिस्ट, तो वो बहुत करते हैं रॉयलिस्ट के अंदर बनना चाहिए। गैरिबल्डी एक तरह से रोल, तो उनका रोल है कि आर्म्स है, वो रेवोल्यूशनरी है, लेकिन वो बेसिकली आर्म्स है, हार्ट है, रेवोल्यूशनरी है। तो तीनों का अपना अपना रोल रहा है, हर कोई अपने हिसाब से चाहा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि दोनों का, तीनों को ही कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, और तभी जाके यूनिफिकेशन हो पाया। was the diplomacy of the caviar, military action of the Garibaldi and caviar, and popular movement जो 1830 और 48 में देखते हैं। तो डिस्कस करना है विद द रोल ऑफ तीनों, तो तीनों का रोल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ फॉरेन पावर, पर्टिकुलरली ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। तो ऑस्ट्रिया का बात करें कि डायरेक्ट इंटरवेंशन जरूरी था उनको, क्योंकि उनका ही स्टेक था, लेकिन फ्रांस भी इंटरफेयर करते दो एस्पेक्ट पे, एक तो रोमन, रोम को वो इतना सपोर्ट करते थे, दूसरा कि वो नहीं चाहते थे यूनिफाइड यूनिफिकेशन ऑफ इटली अंडर द पेडमेंट सार्डिना हो, क्योंकि उससे बैलेंस पावर खत्म हो जाएगा, अलग हो जाएगा। दूसरा कि वो चाहते थे कि जो ऑस्ट्रिया है वो कहने कि उनका पावर कम है, दैट इज वाई दे वर सपोर्टिंग द पेडमेंट सार्डिना अगेंस्ट द ऑस्ट्रिया। तो बैलेंस पावर प्रमोट करने के लिए था दोनों का इंटरफेयर। यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज अ मच मोर इंटरनल डायनेमिक एज वेल एक्सटर्नल फैक्टर्स। ट्रू, इंटरनल डायनेमिक्स 30 48 गैरिबल्डी सबका रोल आ जाएगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आएगा कि कैसे फ्रांस का, ऑस्ट्रिया का सबका इंटरवेंशन कैसे था, कैसे फ्रेंच रिवोल्यूशनरी, कैसे ब्रिटिश के अंदर रिफॉर्मेशन आया, यूएस के अंदर रिफॉर्म जो रिवोल्यूशनरी है वहां से कैसे आइडियाज इंपैक्ट किया, तो बैलेंस ऑफ पावर का आएगा। फिर ऑस्ट्रिया जो 1815 के अंदर में जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप बना, उसका भी आएगा फैक्टर। व्हाट रोल इमैनुअल टू किंगडम ऑफ सार्डिना प्ले इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इमैनुअल टू थे, ही वाज अ बेसिकली लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिस्ट, दैट इज वाई पेडमन सार्डिना एक तरह से अपना कार्ड्स को ढंग से खेल रहा था अगेंस्ट द ऑस्ट्रिया, तभी फ्रांस के खिलाफ में ऑस्ट्रिया को बेट दिया गया कि आप अटैक करो थ्रू द यूज ऑफ कैवियर। और दूसरा कि न्यूक्लियस बन पाया, क्योंकि जो किंगडम ऑफ सार्डिना थे, ही वाज विक्टर एमेनुअल, ही वाज बोथ लिबरल एज वेल एज रॉयलिस्ट,
वो चाहते थे लिबरल आइडियाज रहे, लेकिन रॉयल्टी के अंदर में रहे। वो टोटली नहीं बोल सकते कि ही वॉज ऑर्थोडॉक्स, वो नहीं बोल सकते कि ही वॉज जस्ट अगेंस्ट द टोटल रिपब्लिकन आइडियाज। वो बस बोलते थे कि आइडियाज रहे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब चीज रहे, लेकिन विद इन द रॉयल्टी, विद इन द मोनार्की। तो इसलिए वो बेसिकली प्रैक्टिकल थे। और यूनिलुकनेस क्यों थे? क्योंकि इटालियन नेशनलिस्ट का जो हब था वो पैडमन सार्डिना था, अंडर द रॉयल्टी, हेरिटेज उनके पास था। इसलिए कंपेयर द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन दैट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, जब हम लोग पढ़े हैं जर्मन तो इसको ले लेंगे। एनालाइज द चैलेंजेस ऑफ फेसेस बाय द इटाली ऑफ द यूनिफिकेशन 1870, हाउ डिड द इश्यूज शेप्ड इट पॉलिटिकल इकोनॉमिक ट्रांजेक्टरी। तो चैलेंजेस शॉर्ट में बता देते, फिर आगे फिर जब पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर के पहले का तब आता है इसमें। चैलेंजेस एक था कि 1870s में कि एक तो पहली बात है यूनिफिकेशन हो चुका है, तो इसको फंडिंग चाहिए, इसको एफडीआई चाहिए, बाकी अंदर में उसका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश किया गया। और तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पैक्ट साइन किया, और आर्मिंग का ग्रुप बन, आर्म जो कैंपिंग सिस्टम है उसका पार्ट बन गया। और स्लोली दे वर ऑल्सो इन अ रेस फॉर द कॉलोनीज, एक चैलेंजेस वो भी आ गया। दूसरा कि इटली खुद तो यूनिफाई कर दिया, लेकिन नहीं चाह रहे थे कि बाकी कंट्री यूनिफाई करे। फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि कैसे उनका इंटरवेंशन था अगेंस्ट द इथोपिया, या फिर अलग अलग वॉर जो हम लोग आगे देख लेंगे। तो आई थिंक वी ठीक। हैव कंप्लीटेड। एनी डाउट मानसी? नो। Thank you everyone. We will take up next set of important topics. Do subscribe to answer.